डायमंड्स टास्क ये चैनल चलाते हैं। आप इस चैनल को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक देश प्रेमी भावना इनके अंदर कूट-कूट के भरी हुई है। चलिए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संतोष यादव है और आज हमारा ये दूसरा एपिसोड है। इससे पहले हमने एक और एपिसोड लिया था जिसमें हम जो हमारी भोपाल की जानी मानी कवि हैं लता सुरांजलि जी, उनको लेके हम अपने चैनल पर आए थे। बहुत सारी बातें उनसे भी करी, लेकिन आज बहुत ही प्राउड फील हो रहा है मुझे, है ना। सारी चीज़ें जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो चैनल है जिसमें हम लोग हर सोमवार को मोटिवेशनल स्टोरी लेके आते हैं और हर फ्राइडे को जो है लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो लेके आते हैं, जिसमें किसी महान शख्सियत और सफल बिजनेसमैन से लर्निंग सीरीज के 5 पॉइंट हम लोग सीखते हैं। इसी कड़ी में हमने एक अपना हमारा पहला इंटरव्यू भी किया था लता सुरांजलि जी का, और आज हम जो दूसरा इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो दोस्तों जिनसे हम लोग अभी बातचीत करने वाले हैं उनका नाम अशोक कुशवाहा है और सीआरपीएफ में जो है सब इंस्पेक्टर हैं। जम्मू कश्मीर में जो पुलवामा है उसके आसपास ही सर की ड्यूटी है। तो बहुत सारी बातें आज हम लोग जानने वाले हैं, क्योंकि कल का हमारा जो था 15 अगस्त था और अमृत महोत्सव पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया गया। और कल ही सर से मेरी मुलाकात हुई, आज 16 तारीख है, ठीक एक दिन बाद जो है हम सर से कुछ बातचीत करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको जो है इस प्रोफेशन, इस लाइन से कि किस तरीके से हमारे आर्मी में सीआरपीएफ जवान किस तरीके से देश में सेवा देते हैं, उनका क्या अनुभव है। जो भी लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, उनके लिए भी सर बहुत सारे मैसेज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो को सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो है सर से बातचीत करेंगे। सर, थोड़ा सा आप अपना परिचय बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त की जो झंडा वंदन था, आप उसमें मुलाकात हुई और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं मेरे बारे में। तो मेरा नाम अशोक कुमार कुशवाहा और मैं सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था, सिपाही भर्ती हुआ था। अभी फ़िलहाल में सब इंस्पेक्टर 1988 में रायसेन जिले से भर्ती हुआ था और अभी मैं भोपाल में बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं रह रहा हूँ। मेरी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो यहाँ से बाड़ी बरेली वहाँ रहते हैं। बाड़ी बरेली? जी हाँ, बाड़ी बरेली। और अभी पोस्टिंग कहाँ पर है सर? मैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में मेरी पोस्टिंग है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सर की पोस्टिंग है। तो बहुत सारी बातचीत अभी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सर से कुछ सवाल भी करेंगे। जो हमारे हिंदुस्तान के जितने भी युवा हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अभी जानने समझने का मौका सर से हमें मिलेगा। तो आप वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। तो सर, थोड़ा सा आप ये बताइए कि जो भी हमारे युवा साथी हैं जो सीआरपीएफ में आना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप गाइड करिए। अपने शब्दों में कुछ बातें बताइए, वो किस तरीके से आ सकते हैं, क्या उनकी कंडीशन होनी चाहिए, किस तरीके से वो तैयारी करेंगे इसके लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यदि आप सीआरपीएफ में रहेंगे, सीआरपीएफ में आप सर्विस करते हैं, तो अंदर के हालात, हर तरह की सिटियाँ, हर तरह के पार्क, हर तरह की गलियों में आप घूम सकते हैं सीआरपीएफ में सर्विस करते हैं। यदि आप सेना ज्वाइन करते हैं तो सैनिक तो सिटियों में तभी ड्यूटी के लिए आते हैं जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं। सिर्फ फ्लैग मार्च के लिए जो अंदर की जो इंटरनल ड्यूटी है वो सीआरपीएफ ही करती है। सीआरपीएफ के कई तरह के हम लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया है विभागों में। हाँ, जैसे कोबरा बटालियन, तो कोबरा बटालियन में एक लिमिट पीरियड है उसका और एज लिमिट है उसमें। आप युवा ही उसमें कोबरा में ज्वाइन करते हैं। सीआरपीएफ में ही आता है? जी हाँ, कोबरा में जो यंग लड़के होते हैं, यंग अफसर होते हैं, वो जा सकते हैं। एज लिमिट है उसमें, क्योंकि वो कोबरा में नाइट में, छत्तीसगढ़ में ही नाइट में बिल्कुल आप समझ लो आँख में पट्टी बांध के चल रहे हैं। इसी प्रकार बिल्कुल अंधेरे में ही आपको चलना है, कहीं लाइट नहीं जलाना, कोई आवाज़ नहीं जलाना। मतलब बहुत ऐसी एक्टिव ड्यूटी के लिए युवा ही। जी हाँ, जिसमें हमेशा ऐसी ड्यूटी नहीं रहती होगी, मतलब जैसे जहाँ पर ऑपरेशन या क्रिटिकल ऐसी कोई समस्या हो वहाँ पर जब करना हो तब इस तरीके के कंडीशन के साथ ही आपको ऑपरेशन को अंजाम देना है। हाँ, मतलब दिखाने के लिए नहीं। हम लोग दिन किसी को पता नहीं लगते, हम लोग दिन में तो घूमते ही नहीं। कोबरा बटालियन जो भी दिन में कहीं जंगल में नहीं भटकती है, वो सिर्फ रात में मूवमेंट करती है। किसी गांव में ही हम लोग 100-200 आदमी गांव को घेर लेते हैं, वो गांव वालों को पता नहीं लगता कि आप कब आए थे और कब चले गए। हाँ, तो ये ऐसी ड्यूटी के लिए ये आदमी फिट फार होने चाहिए। तो युवा कैसे तैयारी करेंगे इसके लिए? इसमें और वो सीआरपीएफ में आएंगे तो कहाँ पर किस पोस्ट पे जा सकते हैं? जैसे आपने कोबरा बटालियन बताया, और क्या होता है इसमें? कोबरा बटालियन में डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। पहले जवान को
CRPF ज्वाइन करनी पड़ती है। CRPF से ज्वाइन, कोबरा में हाँ। जाएंगे वो। हाँ, उससे चॉइस मांगा जाता है कि आप CRPF में के अलावा आप कोबरा में जाना चाहते हैं, NSG, SPG, HDG, इस तरह के सारे डेपुटेशन हर फोर्स से आते हैं। लेकिन जो कोबरा बटालियन है वो CRPF की शुद्ध रूप से कोबरा CRPF का ही है। बाकी NSG, SPG और जो जिस तरह की जो फोर्स है उसमें हर फोर्स के मेंबर उसमें आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने युवाओं के लिए मैसेज दिया और हाँ, इसके बारे अभी में थोड़ा- युवाओं के लिए तैयारी के लिए इसमें क्या है कि रनिंग आवश्यक है, फिजिकल फिटनेस और मानसिक तौर से। मेंटली स्ट्रांग हाँ होना जी हाँ, मानसिक तौर से फिजिकल फिटनेस, यदि आप फोर्स में नहीं भी जा पाएंगे चाहिए। जी, तो आपके लाइफ में और भी वो काम ही आएगा। बहुत सारे। हाँ, फिजिकल फिटनेस में आपको रनिंग शुरुआत करता है तो एक सप्ताह जवान को, किसी भी जवान को एक सप्ताह उसको थोड़ी दिक्कत आती है। एक सप्ताह के बाद वो उसमें ढल जाता है तो उससे फिर बगैर रनिंग करे हुए नींद नहीं आएगी। पहले हैबिट से जी हाँ, उसको हैबिट्स में शामिल हो जाता है, उसकी डाइट बढ़ जाती है, उसका काम करने की क्षमता बढ़ जाती है व्यायाम करने से। चलिए, बहुत ठीक है। बढ़िया। तो मतलब आपको सबसे पहले CRPF में आना है ना? CRPF की तैयारी करिए। और जैसा सर ने बताया कि थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग जरूरी है, फिजिकली आप थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो सबसे पहले तो आप पहले ही प्राथमिकता ये बनाइए कि आपको CRPF में आना है। CRPF में आने के बाद भी अंदर, जैसा सर ने अलग अलग पोस्टिंग बताई है, आप उस तरीके से फिर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता है आप CRPF के लिए जो है तैयारी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि सर की ड्यूटी जो है CRPF में जो है कश्मीर में रही। तो कश्मीर बहुत ही हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर ने धारा 370 से पहले भी वहाँ पर ड्यूटी करी है और धारा 370 के बाद भी अब तो खत्म हो गई, तो अभी भी सर की वहाँ ड्यूटी है। तो थोड़ा सा वहाँ के हालात के बारे में थोड़ा सा हम लोग सर से लाइव जानने वाले हैं कि 370 से पहले वहाँ की क्या स्थिति थी और अभी वहाँ के क्या सुधार हुए हैं। थोड़ा सा सर हम लोगों को जो है विस्तार से बताइए। धारा 370 से पहले, बहुत पहले की बात है। अभी मैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मैं ये 5वीं पोस्टिंग है मेरी, मतलब 5वां बार मैं पहुँचा हूँ। 2 बार मैंने वहाँ इलेक्शन कराया और 2 बार मैं वहाँ एक साल रहा। अभी मैं 5वीं बार पूरा टर्नओवर जो है उस वहाँ का 3.5 साल या 4 साल का वो मेरे को पूरा करना है। हाँ, तो पहले हम इलेक्शन ड्यूटी में हम गए तो वहाँ की जनता, जो वहाँ के कर्मचारी लोग हैं, उन्होंने उग्रवादियों के दबाव में बायकॉट कर दिया था कि हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में नहीं जाएंगे। तो उसके बदले में बिहार, यूपी से जो कर्मचारी थे, जो उर्दू जानते थे या फिर कंप्यूटर के बारे में, ये EVM के बारे में स्पेशलिस्ट थे, वो लोग वहाँ ड्यूटी गए। तो हम लोग उनको ले करके एयरपोर्ट से सीधा हंडवाड़ा और कुपवाड़ा इलाके में उनको ड्यूटी लेके गए उनके साथ में। तो जब उनको हम एयरपोर्ट से यहाँ उनको कलेक्ट किया तो हमारे कमांडेंट सर बोले कि ये गिन लो इनको। अच्छा, कम नहीं होना चाहिए। हाँ, ये 27 आदमी, जिंदा या मुर्दा। अच्छा, हाँ, ये पूरे जिंदा या मुर्दा 27 आदमी चाहिए। उनके सामने बोला, जब वो मास्टर लोग थे जो उर्दू जानते थे और उनकी 2-2 साल नौकरी बची थी, वो डर रहे कि ये कैसे बात कर रहे हैं ये लोग। तो फिर हम उनको साथ लेके गए और वो हमको बोलते थे सर, जबकि हमारी नौकरी कोई 10 साल थी, मेरी नौकरी कुछ 5 साल वाले भी थे, तो 2-2, 3-3 साल भी जवान थे, सबको सर बोलते थे। तो मैं उनको बोला कि सर तो आप हैं, जो आप गुरुजी हैं, आपने हमको पढ़ाया है, तो असली सर तो आप हैं, लेकिन आप हमको जवान बोलिए, जवान बोल के आप हमको संबोधित करिए। हमारा कोई भी अधिकारी जो बड़ा था, हमारा कंपनी कमांडर साहब है, वो आपकी उम्र आपसे ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने वो हालात हमने देखे। तो उस समय वहाँ पर लोग वोट डालने नहीं आए। हाँ, हमने 1-2 लड़की, पहले हमारे जो प्रिसाइडिंग अधिकारी थे, जो इलेक्शन ड्यूटी टीम थी, वो हेलीकॉप्टर से छोड़े गए उनको। तो हम लोग तो वहाँ पहले से एरिया डोमिनेशन करे 1 महीने से पहले वहाँ लोग जमे हुए थे। हाँ, तो जैसे ही वो इलेक्शन ड्यूटी में जो इलेक्शन टीम जो आई, मास्टर लोग आए, हेलीकॉप्टर से EVM मशीन को ड्राइव किया गया और वहाँ फिर उन्होंने पूछा कि भाई कोई यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट कोई लेडीज है, तो कोई उसमें बाहर नहीं निकली। फिर पूछा कोई पढ़ी लिखी बच्चियाँ,
तो एक लड़की उसमें भीड़ में से एक लड़की ने हाथ उठाया कि मैं 8वीं पास हूँ। हाँ, तो उस लड़की को हमने अपनी टीम में शामिल किया कि बेटा आप हमारे साथ ड्यूटी करेंगे, लेडीज को आपको चेक करना है। हाँ, तो हमने एक छोटा सा एक चैम्बर बनाया लेडीज को चेक करने के लिए। आपको क्या चेक करना है, उस लड़की को पता था कि चेक करने का मतलब कोई हथियार वगैरह ऐसा नहीं होनी चाहिए। हाँ, बाकी जेंट्स लोगों को हम चेक कर रहे थे और उसी लड़की से हम बाकी अन्य महिलाओं को चेक करा रहे थे। तो वहाँ पर लगभग 1200 मतदाता थे, जिसमें मुश्किल से 100-150 लोगों ने वोट डाला। हाँ, हाँ, फिर उसके बाद उन्हीं पे फैसला, जो कुछ उन्हीं पे फैसला होना था। उतनी वोटिंग में निर्णय हुआ। हाँ, और फिर अगला दूसरे चरण में श्रीनगर सिटी में भी ड्यूटी लगी हमारी, जहाँ एक बूथ पे 1200 भी और लगभग वहाँ भी 10-1100 लोग थे मतदाता, जिसमें मात्र 4-5 लोग वोट डालने आए थे। 1200 में से 4-5 लोग वोट डालने आए थे। कारण? ये उन्होंने बायकॉट किया था ना कि हम वोट नहीं डालेंगे। हाँ, ये धारा 370 पहले की बात है, 2002 की बात है। 2002 जी हाँ। तो अभी क्या स्थिति है? पहले तो ये स्थिति थी कि चुनाव नहीं होते थे, मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके की घटनाएं, पत्थरबाजी है ना, और ये बायकॉट का आपने जो बोला कि वहाँ पर आप लोग नहीं जाओगे है ना, वो अपने तरीके से करेंगे, तो ये सब चीजें चलती थी चर्चा। और लेकिन अभी क्या स्थिति है वहाँ की? अभी ये क्या स्थिति, सुधार हुआ है? अभी पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो गई। हाँ, उसका कारण धारा 370 ही है। हाँ, धारा 370 होने की वजह से वो उनको वहीं पर जम्मू कश्मीर में ही उसके आसपास ही जो जिसको भी छोटे मोटे इन्होंने कोई अपराध किया है तो उसको पकड़ के उसी जेल में डाल देते थे। हाँ, तो वहाँ का क्लाइमेट जो है 25 डिग्री से ज़्यादा नहीं, तो वहीं के रहने वाले युवा और वो उसी जेल में रहेंगे और उनके रिश्तेदार भी वहाँ मिलने आ जाते हैं। और उनके जो भी सारा पुलिस की जो भी ड्यूटियाँ हैं तो आसानी से वहीं रह जाते थे। बचाव भी होता था। हाँ, नहीं ऐसा बचाव कुछ नहीं, मतलब जैसे वहीं का वहीं उसको यदि किया गया है जेल में, तो वहाँ तो उसको सेफ फील होता था। सेफ फील होता था। उसका कारण है वहाँ का क्लाइमेट ठंडा। फिर धारा जब 370 टूटी तो उनको सीधा पकड़े और जेल अपने यहाँ नीचे प्लान, आगरा जेल, लखनऊ या भरतपुर, जहाँ के लोगों को इधर जेल में 370 के बाद तो फिर यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होने की फिर क्लाइमेट की। हाँ, जो आदमी 25 डिग्री अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री तापमान वहाँ रहता है, और 25 डिग्री से 45 डिग्री में जब उसको यहाँ लाएंगे तो चाहे उसने अपराध किया हो ना किया हो, उसको सजा तो हो ही गई है। हाँ, सजा मतलब क्लाइमेट की सजा हो गई। ऐसी सरकार ने उसको सजा नहीं दिया है, लेकिन उसको जेल में रखा है। और फिर यहाँ पर कोई रिश्तेदार, वो तो बच्चे हैं, संपर्क टूट जाता है। सब संपर्क टूट गया, कोई वहाँ रहना। सर, आप ये बताइए कि अभी पैरा मिलिट्री में जवान जो है आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, तो ये चिंता का विषय है देश के लिए भी और जो जवान जाना चाहते हैं उनके लिए भी। तो क्या कारण है, ऐसा क्यों है? थोड़ा सा इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, आत्महत्या ऐसा कोई भी कारण नहीं है पैरा मिलिट्री फोर्स में कि आदमी आत्महत्या कर ले। ये तो उसकी मानसिक परिपक्वता नहीं है। हाँ, बिल्कुल समय से अवकाश मिलता है, हर तरह के सुविधाएं मिलती हैं, फ़ोन सुविधा है, रहने की भी बढ़िया सुविधा है, और अधिकारियों का ऐसा व्यवहार कुछ भी ऐसा कोई गलत नहीं है, किसी को कोई हरासमेंट नहीं है। तो उसकी मानसिक परिपक्वता, हाँ, ड्यूटी नहीं, बिल्कुल। हाँ, परिवार के साथ आदमी बहुत अच्छे से रह रहे। अब मेरे 2 बच्चे हैं और ये पूरा मेरा बच्चों ने ये बनाया हुआ है। तो मेरी बच्ची अभी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हुए, तो अब मैं भी तो बल का सदस्य हूँ ना। तो मैंने करते क्यों है, ऐसा क्यों होता है? क्या है, जब मैं बताऊँ पहले आपको परिपक्वता कि भाई किसी मम्मी, यदि आप पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो और मम्मी को नहीं चाह रहे, और मम्मी और पत्नी का झगड़ा हो गया, हाँ, और मम्मी ने आपकी पत्नी ने आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया, तो आपने बोले आप जल्दी अवकाश आ जाओ। जब आप छुट्टी काट के गए हो और फिर तुरंत आपको अवकाश कैसे मिलेगा? तो ये इस तरह के मैनेज करने पड़ते हैं। हाँ, जो मैनेज नहीं कर पाता, इस तरह की बात को नहीं गहराई समझ पाता है, वो हड़बड़ी में ये काम कर ले। और लास्ट क्वेश्चन, अभी जो अग्निवीर योजना आई है इसको लेके बहुत सारे बवाल हैं
है ना सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा इसमें आप हमें सफाई दीजिए कि किस तरीके से ये सही है और किस तरीके से देश के लिए बहुत ही बढ़िया योजना है, या जो भी है आप अपने हिसाब से आपका अनुभव और आपको क्या लगता है ये योजना के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, अग्निवीर योजना का सबसे ज़्यादा विरोध हमको कहाँ बिहार में लगा है। जी हाँ, हम जैसे मीडिया में देख रहे थे, लोगों ने बिहार में ट्रेन जलाई, तो सभी जैसे आपको शायद कुछ लोगों को पता होगा, ध्यान से देखा होगा कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तो ये एक सेना की नियमित भर्ती चल रही थी। जो नियमित भर्ती होती है वो चल रही थी, तो उस भर्ती के लिए लोग कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोग 40 साल के लिए जो सरपंच थे गांव के, वो भर्ती के लिए खड़े हो गए लाइन में। हाँ, ये है दानापुर कैंट की बात। हाँ, तो जब उनको भर्ती वो तो नियमित भर्ती थी। नियमित भर्ती का मतलब होता है कि उसकी उतनी एज देखना है, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका सब कुछ देखना है, वो उसकी नियमित भर्ती में आता है। स्पेशल भर्ती नहीं थी वो। तो उनको जब उनको मापदंड पूरा नहीं हो रहा तो उनको साइड करिए, भैया आप पीछे जाइए, दूसरे आइए। तो वो लोग जा ही नहीं पा रहे थे, वो ही फिर वापस आ रहे थे। बोले यार, आप लोगों तो हमने 2-3 बार आपको निकाल दिया, आपकी एज में निकाल दिया या आपकी एजुकेशन में निकाल दिया, फिर भी आप लाइन में 2 बार आ रहा है। तो वो बोले आप हमको ज़बरदस्ती भर्ती कर लो, हम कारगिल युद्ध में लड़ने के लिए जाना है। तब ये सेना समझी कि देखो कितना जज्बा है कि लोग मरने के लिए तैयार हैं। और अब ये कुछ बार ये एक तरह से एक राजनीतिक प्रोपगंडा हो सकता है कि अग्निवीर का विरोध करना। अग्निवीर ये इसमें क्या एक एक्स्ट्रा भर्ती है। यदि हम देश को 100 जवानों की आवश्यकता है तो उसमें 100 जवानों में से 100 जवान 4 साल तक तो ड्यूटी करेंगे। हाँ, लेकिन उसमें से 100 को तो पूरे 4 साल आपको ड्यूटी कराना है आप। हाँ, जो 100 जवान हैं वो 4 साल तक सेना की हर तरह की ट्रेनिंग, हर तरह के उसके अंदर के बारे में सब समझेंगे कि हम कैसे ड्यूटी करते हैं। और उसमें से कुछ 100 में से 75% वापस कर दिए जाएंगे और 25% ऑलरेडी उसमें ही ड्यूटी करेंगे। हाँ, उसमें ड्यूटी करते रहेंगे। 25% लोगों की अलग से छटनी होगी। हाँ, छटती। हाँ, थोड़ा बहुत तो अंतर होता है। हाँ, वो जो जिनको वापस कहें वो भी कम नहीं है, वो भी फिट हैं। वो फिर आकर के उनको पुलिस में ले लिया जाएगा, सीआरपीएफ में, या और भी जो भी सिविल जो सर्विस है उनको उसमें प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि उसकी एज ही कितनी है। अभी जो वो 21 साल में ही वापस आ रहा है, यदि जो 17 साल में जो भर्ती हुआ वो 21 साल में जाएगा, 21 साल में भर्ती हो जाता है तो 24 साल में वापस हो जाता है। वहाँ से भी उसको फ्यूचर बनाने का मौका है, क्योंकि कुछ पूरा मौका है। और अच्छा, जो डिसिप्लिन सीख के आ रहा है, हाँ, जो जोश और जज्बा जो सीख जी के आ रहे हैं, और जो सोच क्रिएट होती है कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो वो 5-4 साल का डिसिप्लिन आदमी को कहीं से कहीं लेके जा सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब जैसे अभी आप बहुत उत्सुक हैं कि सेना के बारे में जानना चाहता हूँ मैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन अब यदि आप अग्निवीर में के योजना के अंदर आप भर्ती हो गए तो आपको इंटरव्यू क्या जरूरत है? आप तो बहुत अंदर से समझ गए उसके बारे में, है ना। इसके लिए हमने डिटेल में एक वीडियो भी बनाया है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये योजना के बारे में सर ने और क्लियर कर दिया, तो हम लोगों को और बेहतर हो गया सारी चीज़ें। हाँ, ये बहुत अच्छा। दूसरी इसमें एक और पॉजिटिव है कि जैसे अभी मैं अपने बच्चों को घूमने के लिए जम्मू कश्मीर गया है, तो इसने 4 बच्चे गए, इन्होंने 40,000 रुपये खर्च किया और 8-10 दिन उन्होंने समय भी लगाया। यदि आप अग्निवीर जैसी योजना के अंदर भर्ती हो गए हैं तो आप मुफ्त में ही भी ऐसे 1-2 राज्य घूम लेंगे। 4 साल के बाद भी? हाँ, 4 साल के अंदर ही आप 4-5 राज्य घूम सकते हैं। हाँ, और 4-5 राज्य के साथ साथ में आपको ऑल इंडिया के लोगों से भी आपको जानने को समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप किसी भी फोर्स में, आप सेना की किसी भी रेजिमेंट्स में आप होंगे तो उसमें ऑल इंडिया के लोग होते हैं, और ऑल इंडिया के लोगों का आपका इंटरव्यू, आपको कितना नॉलेज बढ़ेगा आप। बिल्कुल, ये एक रिस्पेक्टेड जॉब है। हाँ, ना सारे, और बिल्कुल मुझे लगता है कि इसमें ऐसे कोई वाद विवाद वाली स्थिति नहीं बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसमें यदि कोई कानून बनाया जाता है, कोई नियमों में फेरबदल किया पूरे जाता है, तो ये देश को देख के, और मैंने इसमें एज का भी थोड़ा सा
इंडियन आर्मी के जो हमारे जवान हैं उनकी एवरेज एज को मेंटेन करने के लिए भी कहा जाता है कि ये जो है लाई गई है योजना कि आने वाले 10 से 20 साल में जो हमारी सेना के जवान हैं उनकी एवरेज जो कि 45-45 जा रही थी उसको 28 के आसपास एवरेज किया जा रहा था, ऐसा भी इसमें है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं सोचना। दुनिया के ऐसे 19 देश हैं अच्छा। जिसमें कंपलसरी है, ये सेवा कंपलसरी है कि आप जैसे चाइना है, चाइना में मार्शल आर्ट बहुत ज़रूरी है। हाँ, सबसे इजराइल कंट्री है, वहाँ पर आपको हर जवान को 7 साल की नौकरी आपको सेना में देना ही है, उसके बाद तभी आपको नागरिकता हासिल होती है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं ये प्लान हमारे देश में भी ये हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि अच्छा ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया और हमारे चैनल पे आके इतनी बातचीत करी, इतनी सारे मैसेज जो दिए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप थोड़ा सा हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द आप जरूर बोलिए। अभी 15 अगस्त को झंडा बंधन था, तो ये जवान संतोष यादव जी मिले और इन्होंने कुछ मेरे बारे में जानना चाहता, और ये द डायमंड्स टास्क, आप हाँ द डायमंड्स टास्क ये चैनल चलाते हैं। आप इस चैनल को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक देश प्रेमी भावना इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और ये भीगते हुए बरसात में इन्होंने ये वीडियो बना रहे थे, जब यहाँ वो आपने बड़ी खुशी जाहिर की कि मैं इनसे मिला, बड़े खुश हुए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके चैनल को एक बार ज़रूर देखें। और भी उन्होंने ऐसे देश के जवानों को मनोबल बढ़ाने वाले जवानों से कई इंटरव्यू इन्होंने डाले हैं, देखते रहें। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हमारी बातचीत थी अशोक सर से, जो कि सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर हैं और जम्मू कश्मीर पुलवामा के अंदर सर ने ड्यूटी करी, अपने बहुत सारे अनुभव भी बताएं। अमित शाह जी के साथ भी इन्होंने ड्यूटी करी है और मुझे पहली बार मैंने तो ये देखा था कि सीआरपीएफ जवान एक जगह ड्यूटी करते हैं, लेकिन सर से बातचीत के दौरान मुझे आज पहली बार पता चला कि सर ने 25 जगह ड्यूटी करी, अलग अलग क्षेत्रों में ड्यूटी करी, बहुत सारे अनुभव उन्होंने हमारे साथ साझा किए हैं। तो सर का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। आगे ही ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।